Hello everyone, this is Harvinder Kroni and we are going to start with our fourth lesson. As always, we are going to focus on all important sentences and in every sentence you will find right amount of information. अगर आप इन सभी sentences को अच्छे से करते जाएंगे तो ये मानकर चलिए कि आपको एग्जाम में बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सेंटेंस नंबर 1, अगर आप सेंटेंस नंबर 1 पढ़ते हैं कि शी इज फार टू यंगर टू गो हर ओन, तो इसमें आपको टू थिंग्स के बारे में मेरे को बताना है। अगर एग्जाम में TOO2 को आप जब भी देखें तो प्लीज नोटिस कीजिए कि क्या उसके साथ कोई डिग्री तो नहीं गिवन है। जैसे कि आपने देखा इस TOO2 के साथ यहां पर यंगर दे रखा है, यंग, यंगर, यंगेस्ट। जिस तरह से हम कहते हैं कि गुड, बेटर, बेस्ट, तो आप सभी को ये मालूम है कि ये जब हम गुड, बेटर, बेस्ट का यूज करते हैं तो ये डिग्रीज हैं। एक पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव है, राइट। सो उसी तरह से यंग, यंगर, यंगेस्ट, तो इस इट मींस यहां पर आपने देखा यहां कंपैरेटिव डिग्री गिवन है ER वाली। तो आपको ये याद रखना है एग्जाम के लिए कि TOO2 इज फॉलोड बाय पॉजिटिव डिग्री। TOO2 के बाद जो साथ में डिग्री आएगी ये पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। तो इट मींस यहां पर यंगर नहीं होना चाहिए था, यंग होना चाहिए था। ओके, टू यंग। अब आपको ये पॉइंट तो याद हो जाना चाहिए कि TOO2 के साथ यूज होने वाली डिग्री पॉजिटिव होती है, इसलिए यंगर नहीं यंग होगा, बेटर नहीं गुड होगा, टॉलर नहीं टॉल होगा। तो इस तरह से 2 प्लस पॉजिटिव डिग्री। पर पहले इस सेंटेंस में मुझे यह भी बताना है कि यहां पर अगर आप नोटिस करें तो यहां पे एक वर्ड फॉर का यूज किया गया है। अक्सर ये लगता है स्टूडेंट्स को कि ये वर्ड जो है गलत है कि यहां फॉर कैसे आ गया। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि फार है क्या यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में फार यहां पर एक इंटेंसिफायर का काम कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इंटेंसिफायर की, तो इंटेंसिफायर करते क्या है, आप किसी भी शब्द के ऊपर जोर देना चाहते हैं तो जोर देने के लिए आप स्टेटमेंट को इंटेंसिफाई करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, जोर लगाकर कहते हैं, तो उसके लिए ये फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। तो शी इज फॉर टू यंग, कि वो बहुत ज्यादा यंग है, वो अपने आप नहीं जा सकती, राइट। तो यहां पर आपने देखा फॉर क्या है, 100% करेक्ट है। ऐसे आपको इंटेंसिफायर्स के बारे में ध्यान रखना होता है कि जैसे हम कह देते हैं शी इज मच टू यंग या शी इज रादर टू यंग, तो ये मच, रादर, फार, ये सब क्या है, ऑल दीज आर नोन एज इंटेंसिफायर्स। ओके, तो इंटेंसिफायर का अगर प्रयोग कर दिया जाए तो वो गलत नहीं होता, दैट इज 100% करेक्ट। चलिए करते हैं सेंटेंस नंबर 2 को। सेंटेंस नंबर 2 जो है वो कुछ इस टाइप का सेंटेंस है कि हम लोग जब एडजेक्टिव सेक्शन के अंदर जाते हैं तो हम अक्सर सीखते हैं कि अफ्रेड जो है ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करता है, राइट। ये एट्रीब्यूटिव ना होकर, यानी कि नाउन से पहले ना आकर बाद में प्रेडिकेटली यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि द चाइल्ड वॉज अफ्रेड। ओके, ही वॉज अफ्रेड। तो आपने नोटिस किया कि ही वॉज अफ्रेड, हमने अफ्रेड कहां लिखा है, ठीक है, नाउन से या प्रोनाउन से पहले नहीं, उसके बाद में लिखा है। अफ्रेड कौन था, ही। अगर मैं यहां चाइल्ड की बात करता हूं, द चाइल्ड वॉज अफ्रेड, तो आपने नोटिस किया अफ्रेड कौन है, चाइल्ड। बट यहां पर आप नोटिस कीजिए कि चाइल्ड वर्ड से पहले अफ्रेड लिखा हुआ है। तो हम बचपन से ये सीखते हैं, स्कूलिंग में भी सीखते हैं कि अफ्रेड ऐसा एडजेक्टिव है जो कि कहां पर यूज होगा, नाउन या प्रोनाउन, यानी कि किस पोजीशन पे यूज होगा, ये एट्रीब्यूटिव नहीं है, नाउन से पहले नहीं होगा। बट आपको ये याद रखना है कि अगर हम इस ए वाले एडजेक्टिव को, ये सिर्फ ए वाले एडजेक्टिव के नाम से जाने जाते हैं, जैसे जरूरी नहीं कि अफ्रेड ही हो। एग्जाम में हो सकता है, आपको अस्लीप का सेंटेंस दे दिया जाए,
ठीक है ना। आपको अगर वो asleep का सेंटेंस नहीं देगा तो ऑफ कोर्स व्हाट यू कॉल इट, अवेक का सेंटेंस दे सकते हैं एग्जाम में आपको, अवेक का सेंटेंस दे सकते हैं आपको, अलाइव का सेंटेंस दे सकते हैं। तो ये क्या जाने जाते हैं, प्लीज पे अटेंशन गाइस, ये ए एडजेक्टिव्स कहलाते हैं और इनका यूज होता कहां पर है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट पोजीशन है इनकी। तो यानी ये एज प्रेडिकेट यूज होते हैं, बाद में यूज होते हैं। लेकिन मेरे को ये समझाना है आप लोगों को कि अगर ए एडजेक्टिव्स से पहले, जैसे कि अफ्रेड, अस्लीप, अवेक, अलाइव से पहले इसको मॉडिफाई कर दिया जाए, राइट, व्हेन दीज एडजेक्टिव्स आर मॉडिफाइड, व्हेन दे आर मॉडिफाइड, अगर इनको मॉडिफाई किया जाता है तो ये शब्द जो है 100% करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। क्यों, क्या इसको कैसे मॉडिफाई किया, थोड़ा सा डरा हुआ बच्चा, somewhat afraid child, बच्चा थोड़ा सा डरा हुआ था, was sitting there, वहां बैठा हुआ था। तो आपने नोटिस किया कि अगर हम afraid को मॉडिफाई कर दें तो अफ्रेड वर्ड कहां आ सकता है, नाउन से, प्रोनाउन से पहले आ सकता है। ओके, अब आपने नोटिस किया, सॉरी, नाउन, नाउन से पहले आएगा, प्लीज नाउन का ध्यान रखना। अब यहां पर देखिए कई बार स्टूडेंट्स जो हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस में पूछते हैं कि सर फिर अस्लीप का कैसे सेंटेंस बन सकता है, इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं कुछ नहीं, सिंपल, अगर आप मान लीजिए अस्लीप से पहले लगा देते हैं द चाइल्ड वॉज फास्ट, FAST मैंने लगा दिया, द चाइल्ड वॉज फास्ट asleep, गहरी नींद में सोया हुआ था। तो अस्लीप से पहले फास्ट लगा दिया आपने, तो आपने नोटिस किया, ठीक है, कि इस तरह से हम इनका यूज व्हाट यू कॉल इट एट्रीब्यूटिवली करते हैं, यानी कि इनका प्रयोग आप नाउन से पहले कर सकते हैं, नाउन से पहले प्लेस कर सकते हैं, बट मॉडिफाई होना चाहिए। ओके, उसी तरह से अगर आप चाहें द वाइड अवेक लिख दें, अगर आप पूरी तरह से जागा हुआ था, द वाइड अवेक चाइल्ड, बच्चा पूरी तरह से जागा हुआ था, तो आपने देखा चाइल्ड से पहले मैंने अवेक कर दिया, द फास्ट अस्लीप चाइल्ड। ओके, तो यहां पर आपने नोटिस किया कि हमने इनको एट्रीब्यूटिव, ठीक है, प्लेसमेंट दे दी, यानी कि नाउन से पहले प्लेसमेंट दे दी। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि क्योंकि बुक्स पढ़कर कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो उनसे बाहर निकलने के लिए मेरे को ये आपको बताना था। चलिए आगे शुरू करते हैं, सेंटेंस नंबर 3, दैट्स वेरी इजी सेंटेंस, बट गलती कहां हो जाती है स्टूडेंट से, कि शी इज सीरियसली कंसीडरिंग टू टेक पार्ट इन द सेरेमनी। अब आपके पास कंसीडरिंग वर्ड गिवन है, आपको क्या याद रखना है कि कंसीडर एक ऐसी वर्ब है, कंसीडर एक ऐसी वर्ब है कि इस वर्ब के बाद आपको इन्फिनेटिव का यूज नहीं करना है। आपको यहां पर जो यूज करना है वो फिर से फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का ही यूज करना है, जो कि पढ़ने में हो सकता है ऑड लगे, पर हम ऑड की चिंता नहीं करेंगे, हम अकॉर्डिंग टू ग्रामर चलेंगे। तो शी इज सीरियसली कंसीडरिंग टेकिंग पार्ट इन द सेरेमनी। तो आपने क्या देखा कि यहां पर हमने आंसर किसकी हेल्प से बनाया, टेकिंग वर्ड लगाकर बनाया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING से बनाया। तो आप इस कंसीडर वर्ब को याद रखेंगे कि इस वर्ब के साथ यूज होने वाली वर्ब वो इन्फिनेटिव नहीं होनी चाहिए, वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होनी चाहिए। चलिए भाई आगे शुरू करते हैं, सेंटेंस नंबर 4, वंस अगेन। अगर इस सेंटेंस को जर्नली जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि दे डिमांडेड दैट ही गो देयर, अब बच्चों के माइंड में एक ना, जिसे कह सकते हैं कि फीड हुआ होता है कि ही, शी, राइट, इट, या कोई नेम होने पर हम वर्ब में S या ES लगाते हैं, ये बच्चों के माइंड में फीड होता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखते ही मान लीजिए ऑप्शन में क्या दे रखा होगा, गोज दे रखा होगा, ठीक है। मान लीजिए ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेंटेंस है, तो बच्चे गोज को टिक मार कर देंगे, या फिर अगर एरर फाइंडिंग का है तो इस गो को गलत मान लेंगे,
पर आपने ये सेंटेंस देखना है कि इस सेंटेंस में पहली बात ये है कि इसमें कोई एरर ही नहीं है, पहली बात इसमें कोई एरर नहीं। तो अब बात आती है कि यहां पर हमने ही दे रखा है, फिर भी हम गोज क्यों नहीं कर रहे, यहां पर गोज नहीं आएगा, यहां पर गो ही आएगा। तो उसका एक ही रीजन है, ये आप सभी ने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा तो सभी स्टूडेंट्स को ये कहूंगा कि सब्जंक्टिव को पढ़ लीजिए, क्योंकि सब्जंक्टिव के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में, वट एवर बी द एग्जाम। तो सब्जंक्टिव से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें करना क्या होता है, आपने ये देखना होता है कि सर्टेन वर्ब्स होती हैं, जैसे कि पहली वर्ब मैंने यहां पर बताई है आपको, डिमांडेड। पहली वर्ब यहां पर लिखी हुई है डिमांडेड। उसी तरह से मान लीजिए यहां पर लिखा होता सजेस्टेड, मान लीजिए यहां लिखा होता सजेस्टेड, या आपको एग्जाम में लिखा होता प्रोपोज्ड, प्रोपोज्ड, राइट। इसी तरह से आपको मान लीजिए दिया होता इंसिस्टेड। तो इस टाइप की जो वर्ब्स होती हैं, अगर इनके साथ डायरेक्ट दैट लगा दिया जाए, दैट का यूज कर दिया जाए, बीच में कोई ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, डिमांडेड के एकदम साथ दैट, सजेस्टेड के एकदम साथ दैट, प्रपोज्ड के एकदम साथ दैट अगर लगा दिया जाए, तो आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद प्लस बेस वर्ब का यूज करते हैं, बेस, बेस वर्ब यानी कि जिसको आप साधारण भाषा में फर्स्ट फॉर्म कह सकते हो, ठीक है, विदाउट एस और ई एस, विदाउट एस और ई एस, ठीक है, बेस फॉर्म का यूज करना होता है। तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, दे डिमांडेड, दे प्रपोज्ड, दे सजेस्टेड दैट ही गो देयर। तो गोज मत कीजिएगा, इन वर्ब्स के साथ अगर दैट दिया होगा तो जो भी वर्ब होगी वो बेस रहेगी, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 में सेंटेंस की बिगिनिंग हो रही है सेल्डम से। तो मैं पहली क्लास में भी बता चुका हूं और फिर से ये बताना चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट जो हैं इन्वर्जन जरूर पढ़ लीजिएगा, इन्वर्जन, ठीक है। तो अगर आपने इन्वर्जन नहीं पढ़ा हुआ तो आने वाले टाइम में मैं ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को एक वीडियो जो है सब्जंक्टिव मोड के ऊपर आपको करवा दूं कि किस टाइप के सेंटेंसेस, नाउन कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है, वर्ब्स कौन कौन सी ध्यान रखनी होंगी, कौन कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं जहां पर सब्जंक्टिव वाला रूल लागू होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आने वाले टाइम में आपको सब्जंक्टिव और इन्वर्जन की अलग से एक एक वीडियो बना कर दे दूं, ताकि आपको इजी हो जाए समझना। फिलहाल यहां पर मैंने लिया सेल्डम, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस सेल्डम से शुरू होता है, मान लीजिए आपका सेंटेंस हार्डली से शुरू होता है, ठीक है, तो हार्डली क्या है आपको पता होता है, ये नेगेटिव है, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए आपका सेंटेंस बेयरली से शुरू हो रहा है तो नेगेटिव है, राइट। मान लीजिए आपका सेंटेंस रेयरली से शुरू हो रहा है तो नेगेटिव है, सेल्डम से शुरू हो रहा है तो नेगेटिव है। तो इन वर्ड्स से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो हमें सब्जेक्ट से पहले यहां सब्जेक्ट से पहले हमें वर्ब यानी प्लेस करनी है। तो यहां हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो विजिट कौन सी वर्ब है, विजिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का इन्वर्जन बनाने के लिए या तो आपको डू चाहिए या फिर आपको डज चाहिए। फर्स्ट फॉर्म का इन्वर्जन बनाने के लिए या डू या डज। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि आई के साथ डू लगता होता है, तो इसलिए आपका आंसर बन जाएगा सेल्डम डू आई विजिट देयर, सेल्डम डू आई विजिट देयर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। तो अगर वाक्य की शुरुआत इफ द सेंटेंस बिगिंस विद हार्डली, बेयरली, रेयरली, seldom, little, nowhere, serve, so all these words are considered negative और इन नेगेटिव वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में इन्वर्जन का रूल लागू होता है। आई होप यू विल कैच। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 में कोई गलती नहीं आप, क्योंकि यहां पर देखिए हमने लिखा वी ऑल, वी ऑल हैव क्या है यहां पर, हैव इज अ वर्ब, राइट। We all have a good knowledge. Okay, you all, मैं आपको कह रहा हूं, you all have a good knowledge.
दे, उनकी बात कर रहा हूं, दे ऑल हैव अ गुड नॉलेज, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अब रीजन आता है कि फिर मैंने ये सेंटेंस क्यों लिखा, सिर्फ ये बताने के लिए कि जब आप देखें कि ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। कैसे पता चला, क्योंकि पेड दे रखा है, तो पेड क्या है आप सभी को मालूम होगा कि ये मेन वर्ब है। तो जब आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों दे रखे होते हैं, ये वन ये टू, राइट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों दे रखे होते हैं, तो इस ऑल का यूज इनके बीच में करना होता है, इनके बीच में। तो यहां पर आपको याद रखना होगा, वी हैव ऑल paid the tax, we have all paid the tax। और यहां पर हमने have से पहले लिखा हुआ है क्योंकि यहां have एक मेन वर्ब है, ठीक है। इस वजह से अगर मेन वर्ब अकेली है तो all का यूज आप सब्जेक्ट के साथ यहां करते हैं तो कोई गलती नहीं है, बट यहां पर ये all पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी गिवन है, मेन वर्ब भी गिवन है, तो इस all को इन दोनों के बीच लगा देंगे। उम्मीद करता हूं सेंटेंस नंबर 7 भी आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन राइट डाउन एनी ऑफ योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सर्टेनली रिप्लाई। चलिए आगे शुरू करते हैं। सेंटेंस नंबर 8 प्लीज। इट विल स्नो सून। अगर कोई भी व्यक्ति कहता है यार बर्फ पड़ने वाली है, ठीक है, स्नोफॉल होने वाला है, ठीक है, इट विल रेन सून, बारिश होने वाली है, कोई कब कहेगा, कल्पना करके नहीं कहेगा कि हाँ बर्फ पड़ने वाली है या बारिश होने वाली है, उसको कुछ आसार नजर आते हैं, वो आसमान को देखकर उसको फील हो जाता है कि यस स्नोफॉल होने वाला है या बारिश होने वाली है। बारिश होने वाली है यानी उसने देखा आसमान में जो है क्लाउड्स छाए हुए हैं, उसको लगता है कि बारिश होने वाली है। जब आपको पता है कि रेन होने वाली है या स्नो पड़ने वाली है, इट मीन्स सम काइंड ऑफ आउटर प्रूफ इज देयर। आपको कुछ एहसास हो रहा है बादलों को देखकर, किसी चीज को देखकर, वो एक प्रकार का आपके पास एक आउटसाइड प्रूफ है, ठीक है। बारिश हो या ना हो, बर्फ पड़े या ना पड़े, वो एक अलग बात है, वो नेचर के हाथ में, ठीक है ना। लेकिन कोई व्यक्ति खिली धूप में तो ये नहीं कहेगा कि हाँ बर्फ पड़ने वाली है, बारिश होने वाली है। इट मीन्स जब वो कह रहा है तो उसको आसार नजर आ रहे हैं, तो ही और शी हैज सम काइंड ऑफ प्रूफ, ओके, आउटसाइड प्रूफ है उसके पास। तो उस केसेस में आप प्लीज विल का यूज मत कीजिए, आपको इज गोइंग टू का यूज करना है, इज गोइंग टू। तो इट इज गोइंग टू स्नो सून, इट इज गोइंग टू रेन सून, ऑलराइट। बारिश हो या ना हो उसकी बात नहीं हो रही, ये है कि हमारे पास कुछ प्रूफ है, आउटसाइड प्रूफ है, इस वजह से हम विल का नहीं इज गोइंग टू का यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 9। दैट्स अ गुड सेंटेंस, दैट्स अ गुड सेंटेंस। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में राधा टॉक्स एज दो, अब आपको इस एक्सप्रेशन को याद रखना है एज दो, या फिर आपको एग्जाम में आ सकता है एज इफ, एज इफ। अगर आपको एग्जाम में एज इफ दे रखा है या एज दो दे रखा है तो प्लस 99% ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो पास्ट में होते हैं, इनके साथ पास्ट स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, राइट। राधा टॉक्स एज इफ या एज दो, ये इंटरचेंजेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राधा टॉक्स एज इफ या राधा टॉक्स एज दो। शी, अब आपने नोटिस किया यहां पर प्रेजेंट में लिखा हुआ है, नोज लिखा हुआ है, पास्ट होना चाहिए, तो नो की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट क्या बन गया, न्यू। सो राधा टॉक्स, राधा ऐसे बातें करती है जैसे कि शी न्यू एवरीथिंग, यानी जैसे कि वो सब जानती है। तो प्लीज आप समझ आइएगा ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि एज इफ और एज दो के बाद पास्ट का यूज करते हैं। अब मेरे को ये सेंटेंस ये इसलिए बताना पड़ा कि ज्यादातर ज्यादातर हमारी जो लोकल बुक्स होती हैं उनमें ये पॉइंट बताया होता है, सभी में ये पॉइंट बताया होता है कि एज इफ और एज दो के बाद पास्ट का यूज करते हैं। मेरे को ये कहना है कि इनके बाद प्रेजेंट भी पॉसिबल है, इनके साथ एज इफ और एज दो के साथ प्रेजेंट भी पॉसिबल है, लेकिन कब,
ये आपको देखना होता है कि इफ द सिचुएशन इज रियल, अगर सिचुएशन इमेजिनरी है तो आप पास्ट यूज करेंगे, अगर सिचुएशन इमेजिनरी है तो पास्ट यूज करेंगे, अगर सिचुएशन रियल है, अगर सिचुएशन रियल है तो आपको प्रेजेंट का ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज को एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर करवाता हूं। एक लड़का है मोहन और उसको ड्रिंक करने की बहुत आदत है, ठीक है। तो मैंने उसको दूर से देखा आते हुए, और मेरे साथ कोई और व्यक्ति खड़ा है, मैंने उसको कहा देखो मोहन आ रहा है, ठीक है, वो उसके चलने को देखो कि चल कैसे रहा है। हिज यानी कि मोहन मोहन is walking, Mohan is walking as if he is drunk. अब आपने नोटिस किया मैंने इस लगाया यहाँ पर, एज इफ ही इज ड्रंक, क्योंकि उसके चाल से ही पता चल गया, डगमगाते हुए आ रहा है, एक कदम इधर एक कदम उधर, कि उसकी वॉकिंग, उसकी मैनर ऑफ वॉकिंग, उसकी गेट, ठीक है, वॉकिंग मीन्स उसकी जो गेट है, उसकी चाल जो है, उसकी चाल ने ही बता दिया, उसके चलने के ढंग ने बता दिया कि वो ड्रंक है, और हम सबको मालूम है कि वो हर समय पीता रहता है। तो इट मीन्स अगर सिचुएशन कैसी है, यहाँ पर एज इफ के बाद सिचुएशन कैसी है, रियल है, तो रियल सिचुएशन होने पर, ठीक है, आप प्रेजेंट का यूज करेंगे, इमेजिनरी कंडीशन होने पर आप पास्ट का यूज करेंगे। तो ये पास्ट वाला पॉइंट सभी जगह लिखा होता है, ये नहीं दे रखा होता ज्यादातर, इसलिए मैंने सोचा आपको ये पॉइंट भी बता दूं। चलिए आगे शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 10। Number 10 once again is a technical sentence where we have got to be very careful. Whenever we have a look at would rather, जब भी आपको एग्जाम में would rather के बाद, ये पॉइंट ध्यान रखना है, इस जगह पे would rather के बाद अगर सब्जेक्ट दे रखा है, ही दे रखा है, मान लीजिए एग्जाम में would rather I, would rather he, would rather she, would rather we, would rather they, या इसी तरह से वुड रादर मोहन, वुड रादर राधा, अगर आपको वुड रादर प्लस सब्जेक्ट गिवन है, सब्जेक्ट गिवन है, तो आपको पास्ट का यूज करना है। यहां पर आपको किसका यूज करना है, पास्ट का यूज करना है, ठीक है। ही गोज लिखा है, मान लीजिए ही गोज लिखा है तो ही वेंट, ओके। तो ही के साथ आपने नोटिस किया कि ही डज लिखा हुआ है, डज नॉट, तो डज का पास्ट क्या हो जाएगा, नेचुरली डिड हो जाएगा। तो शी वुड रादर ही डिड नॉट स्पेंड मनी देयर, उसकी इच्छा थी, ठीक है, या उसकी इच्छा है कि वो वहां पे पैसा खर्च ना करे। तो प्लीज आप याद रखिएगा, वुड रादर के साथ सब्जेक्ट होने पर, वुड रादर के बाद सब्जेक्ट होने पर, when the would rather is followed by subject, make sure you are going to use past, उसके साथ पास्ट का यूज करना है, तो इस वजह से यहाँ पे डज नॉट का यूज नहीं होगा। ऑलराइट, नाउ वी कैन स्टार्ट विद सेंटेंस नंबर 11 प्लीज। इफ इट वर टू हैपन टुमारो, तो वंस अगेन यहाँ पर एक इमेजिनरी कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंस है। आप ये भी ध्यान रखना, मेरे पास जैसे स्टूडेंट्स ने कुछ पॉइंट्स लिखकर भेजे हैं, उनमें से एक स्टूडेंट ने ये भी बोला है इसके बारे में भी कि सर कंडीशनल क्लॉज के ऊपर, कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर हमें एक वीडियो दे देना। तो यस, मैंने लिखा है कि यस मैं आपको सेंड मतलब बना के दूंगा, तो मैं आपको आने वाले टाइम में कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर भी एक खास वीडियो बनवा दूंगा, बना कर दे दूंगा, क्योंकि अभी ये जस्ट हमारी आज क्या फोर्थ ही तो हमारा लेसन चालू हुआ है, और अभी जैसे क्या है कि अभी हमारे पास क्या है कि सब्सक्राइबर भी नहीं है, ठीक है, नया नया चैनल मैंने शुरू किया है। ऑल माय लाइफ आई नेवर पेड अटेंशन टुवर्ड्स ऑल सच थिंग्स, इस तरफ मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि आई एम नॉट टेक सेवी पर्सन, मैंने टेक्नोलॉजी का कभी यूज नहीं किया, तो दैट्स व्हाई। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ चुका है, जैसे आप सभी जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, कहीं जा नहीं सकते, तो जस्ट मैंने यही सोचा कि ओके फाइन, कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं शुरू करने के लिए, तो आई हैव टेकन द इनिशिएटिव, और जस्ट अभी ये फोर्थ है। हाँ, जैसे जैसे हमारे पास सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले जाएंगे, तो ऑफ कोर्स फिर मैं टॉपिक वाइज, ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस्ड का आपको पूरा फ्री कोर्स भी करवाऊंगा, डोंट वरी, मैं आपका बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। अभी तो मैं जस्ट आपको आने वाले टाइम के लिए, एग्जाम के लिए मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ,
और सारे के सारे 100% इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, मैंने बोल दिया आपको। हर सेंटेंस के अंदर आप नोटिस करें कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेकर चलूंगा, ठीक है, टोटल एडवांस्ड लेवल तक हम चलेंगे। और जस्ट उसके लिए नेचुरली आई वांट कि ज्यादा से ज्यादा अगर जैसे सब्सक्राइबर होंगे तो नेचुरली इंफॉर्मेशन जो है, नॉलेज जो है ज्यादा तक पहुंचेगी। और इसके लिए ऑफ कोर्स मेरे को आप सभी का सहयोग चाहिए। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को और अदर्स को बताएं, ठीक है, सो दैट दे कैन आल्सो ज्वाइन अस। तो ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में हम इन चीजों को और डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब इफ इट वर टू हैपन, तो ये एक काल्पनिक सेंटेंस है, कल्पना है, ठीक है, इमेजिनरी है। तो ये कंडीशनल है, एक कंडीशन है यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है यार ये वर्ब भी है और टुमारो भी है, टुमारो तो फ्यूचर होता है, वर्ब तो पास्ट होता है, क्योंकि ऐसी चीजें हम लोगों को सिखाई जाती हैं बिना सिर पैर के, ठीक है, कि लोग ऐसे बोलते हैं कि पास्ट होने पर पास्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, विदाउट रियलाइजिंग कि इंग्लिश एक महासागर की तरह है जिसमें पता नहीं कितने प्रकार की कंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। तो हमें याद रखना है पहली बात कि इफ इट वर टू हैपन टुमारो, इसमें कोई गलती नहीं है। सिर्फ क्या याद रखना है, इफ इट वर टू हैपन, इफ इट वर टू हैपन अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे ये आपको मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे डालेंगे इफ इट वर टू हैपन आपको मिल जाएगा। तो आगे का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ध्यान रखना होता है, वो वुड वाला होता है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर वुड के साथ बी लगा देंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, राइट। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस स्ट्रक्चर के साथ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म या वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। और ये सेंटेंस बनाने का सिर्फ एक ही रीजन था कि व्हाट टू हैपन टुमारो में कोई गलती नहीं है, व्हाट टू हैपन टुमारो में कोई गलती नहीं है, क्योंकि नहीं तो स्टूडेंट इसको इस ए पार्ट को गलत मान लेते हैं। मान लीजिए यही सेंटेंस एग्जाम में आया, ए कर दिया द मीटिंग वुड, बी बना दिया, इसको बी बना दिया, बी पोस्टपोन, ये सी बना दिया, और डी दे देंगे नो एरर, डी दे देंगे नो एरर। तो जब बच्चे ऐसे सेंटेंस को देखते हैं तो उनको लगता है यार इफ इट वर टू हैपन टुमारो, टुमारो वो भी आ गया, वर भी आ गया, ये गलत हो गया, वो ए को मार्क कर देते हैं। जबकि अब अगर ये सेंटेंस एग्जाम में आएगा कुछ भी इस टाइप का, तो आप नेचुरली इस सेंटेंस को किस पे टिक मार्क करने वाले हो, नो एरर पे मार्क करोगे। तो ये नेचुरली ये चीज आपको हेल्प करेगी एग्जाम में मार्क्स लेने में। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 12, he had been seeming unwell। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सर्टेन वर्ब्स होते हैं जो यूजुअली आईएनजी के साथ यूज नहीं होते, जिनका आम तौर पर, जैसे कि मैंने थर्ड क्लास में भी बताया था, आम तौर पर वांट के साथ आईएनजी यूज नहीं होता। आई वांट इट, आई एम वांटिंग इट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आई लव इट, आई एम लविंग इट नहीं करते। लेकिन अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन बताते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन, तो ऑफ कोर्स लव के साथ आईएनजी हो जाता है। जैसे आपने मैकडी की एडवर्टीजमेंट सुनी होगी, आई एम लविंग इट, ठीक है, तो वहां पर क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन है। बाय द टाइम ही और शी इज ईटिंग समथिंग दे आर जस्ट एंजॉयिंग दैट, तो वहां पर लव के साथ आईएनजी पॉसिबल है। अदरवाइज आप कहते हैं ठीक है इसके साथ आईएनजी यूज नहीं होता, नीड के साथ यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती। बट इनको ये नहीं कह सकते कि इनके साथ आईएनजी यूज नहीं होता है, यूजुअली नहीं होता है, बट सर्टेन केसेस, स्पेशल केसेस में होता है। अब उसी तरह से सीम होता है, इट सीम्स गुड, ही सीम्स हैप्पी, शी सीम्स टायर्ड। तो आपने देखा सीम वर्ड के साथ भी हम यूजुअली आईएनजी का यूज, यूजुअली आमतौर पर आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। तो इसका भी यहां पर आईएनजी का यूज नहीं होगा। अगर आईएनजी का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करें, सिंपल सा तरीका सीख लो। अगर हम हैड बीन के साथ किसी भी वर्ब को, जो भी वर्ब जो आईएनजी में यूज नहीं होती है, जो भी वर्ब आईएनजी में यूज नहीं होती है, तो आप हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की जगह आप सिंपल तरीका अपनाइए, आप हैड और थर्ड फॉर्म का यूज कर दीजिए, आपका सेंटेंस 100% करेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ही हैड लिखा हुआ है, इस बीन को भी हमने हटा दिया, तो हैड बीन की जगह हमने क्या लगा दिया, हैड, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की जगह क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म।
तो इसकी जगह थर्ड फॉर्म कर दो, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सीम्ड। तो अब आपका आंसर बन गया he had seemed unwell for some time before he died। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं फाइनल टाइम कि had been वाले वाक्यों में अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आईएनजी का यूज नहीं होता है, तो आप उस आईएनजी वाली फॉर्म को थर्ड में कन्वर्ट कर दो और हैड बीन के बदले आप हैड ले लो, तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। ओके, अब बात आती है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है डैम, ये डैम वर्ड है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, डैम ये वर्ड है हमारे पास। अब बात आती है ये डैम क्या चीज है। पहली बात, इस डैम वर्ड का यूज हम, आप याद रखना है आपको, गुड के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, बैड के लिए भी यूज करते हैं। शी इज डैम डैम फूल, तो आपने कहा बिल्कुल पागल है, मूर्ख है, शी इज डैम फूल, बैड सेंस में यूज किया। शी इज डैम ब्यूटीफुल, शी इज डैम ब्यूटीफुल, तो अब गुड सेंस में यूज हो गया कि वो बहुत सुंदर है। तो आपने नोटिस किया कि डैम वर्ड का यूज हम गुड और बैड के लिए यूज करते हैं, बट जब सिर्फ डैम वर्ड दे दिया जाए और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे दिया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब याद रखना, तब इसका सिर्फ मीनिंग होता है टू यूज abusive words, सिर्फ डैम, ये एक एब्यूजिव लैंग्वेज को शो करता है। आप लोगों ने कई बार आप टेलीविजन पे या सर्टेन चैनल्स पे आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं, जहां पर गालियां दी जा रही होती हैं तो गालियों के बदले बीप देना शुरू कर देते हैं, बीप। तो हमें सबको पता होता है कि वहां गालियां निकाली जा रही हैं, ठीक है, बट उनको सुनाया नहीं जाता क्योंकि ये डेरोगेटरी अच्छा नहीं माना जाता। तो मोहन ने यहां पर कैसी लैंग्वेज यूज की, एब्यूजिव लैंग्वेज, लेकिन उस एब्यूजिव लैंग्वेज के बारे में लिखा नहीं हुआ क्या क्या यूज किया। तो ऐसे सेंटेंस को अगर कभी भी आपको इनडायरेक्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट क्या होगा, मोहन सेड डैम या डैम, ठीक है, सेड मोहन। अब इसमें बताएंगे मोहन सेड या सेड मोहन। अब नोटिस कीजिए कि यहां पर वर्ब है, इस वर्ब के आगे हमारे पास कोई भी सेंटेंस आगे नहीं गिवन है, ठीक है। तो आप प्लीज याद रखिए, अगर वर्ब पे एंड हो रहा है, ठीक है, ये सेड वाला, और यहां पर आप नोटिस कीजिए नाउन, नोटिस कीजिए नाउन, अगर आपको नाउन गिवन है तो सबसे पहली बात आपने क्या सीखनी है कि इस सेड को आपको नाउन से पहले यूज करना है। इस सेट को आपने कहा यूज करना है, नाउन से पहले। डैम सेड मोहन। तो ये फिर से बता रहा हूं कि जो आज मैंने आपको सेंटेंस बताया कि इन्वर्जन का सेंटेंस है, ये भी इन्वर्जन का ही सेंटेंस है। तो आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको इन्वर्जन से रिलेटेड भी ये करवा सकूं। ओके, अब प्लीज सभी बच्चे ध्यान देंगे। These days I drink black coffee rarely। अब आपकी जो लोकल बुक्स आती हैं उनमें कई जगह पर लिखा होता है रेयरली से कोई वाक्य, ठीक है, समाप्त नहीं होता, ये इस टाइप की हिंदी लिखी होती है उनमें। और इन इंग्लिश दे राइट डाउन वी नेवर एंड अ सेंटेंस यूजिंग रेयरली। रेयरली का प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं करते। हमें ये लिखना चाहिए या हमें ये कहना चाहिए कि यस, ज्यादातर रेयरली शब्द से वाक्य का अंत नहीं होता है, ठीक है, यूजुअली नहीं होता है। बट अगर मैं इस रेयरली से पहले, इस रेयरली से पहले मान लीजिए ऑफर लिख देता हूं, तो अब सेंटेंस 100% करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये लिखना तो बिल्कुल गलत है कि रेयरली से वाक्य अंत नहीं होता। ये कहना चाहिए अधिकतर वाक्यों में जरूरत नहीं पड़ती, बट जैसे हमने यहां देखिए ऑफन वर्ड लगा दिया, दीज डेज आई ड्रिंक ब्लैक कॉफी, ठीक है, सॉरी मैंने ऑफन वर्ड लगा दिया यहां पर, ऑफन या रेयरली से वाक्य कहते हैं,
एंड नहीं होते, बताना ये था। ऑफन और रेयरली से वाक्य एंड नहीं होते। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं इससे पहले वेरी लगा दूं तो दीज डेज आई ड्रिंक ब्लैक कॉफी वेरी ऑफन, सेंटेंस क्लियर हो गया, कोई गलत नहीं हुआ, ठीक है। दीज डेज आई ड्रिंक ब्लैक कॉफी वेरी रेयरली, वेरी रेयरली। तो अगर हम सर्टेन एडवर्ब्स का यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में रेयरली से पहले हमने अगर सर्टेन एडवर्ब्स का यूज किया, जैसे कि मैंने यहां पर वेरी का यूज करके दिखाया आपको, ठीक है, तो आपको याद रखना है रेयरली से वाक्य का अंत हो सकता है। तो इसके बारे में जैसे मैंने यहाँ पर रेयरली लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको ऑफन वर्ड का बताया, तो इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन जब हम पूरा कोर्स करेंगे तब मैं इन चीजों को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। किस टॉपिक में जाकर? जब हम एडवर्ब सेक्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि एडवर्ब इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे एक ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड पढ़ना होता है, क्योंकि ये ऐसी एडवर्ब्स होती हैं जो वाक्य की शुरुआत में यूज हो सकती हैं, मिड ऑफ द सेंटेंस यूज हो सकती हैं, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जैसे यहाँ पर रेयरली है, एंड में भी एडवर्ब्स यूज हो सकती हैं। तो आपको एडवर्ब्स की पोजीशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स आने वाली क्लासेस में हम इन सब चीजों को यूज करेंगे। तो वेल गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही। और बस इतना ही कहूंगा कि प्लीज आप लोग सहयोग देते रहो, वॉच करते रहो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। और अगर आपको लगता है कि यस लेसन में कुछ वर्थ है, तो प्लीज नेवर एवर फॉरगेट टू लाइक द सेशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, खुश रहिए। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।